हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हमारा 4th चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो होपफुली जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो आपने रिवाइज किया होगा घर में और आपको समझ में आया होगा कि कार्बन में कौन कौन से गुण पाए जा रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने किसकी बात की थी? एलोट्रॉपी की बात की थी और कार्बन के अपर रूप हमने यहाँ पर देखे थे। हमने क्या बोला कि कार्बन क्या है, अलग अलग रूपों में पाया जाता है। हो सकता है कि उसी के फिजिकल स्टेट जो है वो अलग अलग हों या सेम भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो क्या होंगी? सेम ही होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, तो ऐसे रूपों को, ऐसे फॉर्म्स को उसके क्या कहा जाता है? एलोट्रॉप्स कहा जाता है। और आपने देखा कि कार्बन मेनली 3 तरह के एलोट्रॉप्स बनाता है। एक आपका ग्रेफाइट आता है, दूसरा आपका डायमंड होता है, तीसरा होता है फुलेरिन। तो यहाँ पर हमने तीनों एलोट्रॉप्स को अच्छे से समझा था। आपके डायमंड हमने क्या कहा था कि जब कार्बन अपने चारों तरफ 4 कार्बन से जुड़ रहा होता है तो इस प्रकार की संरचना किसमें देखी जाती है? डायमंड में, यानी कि हीरे में देखी जाती है। ठीक है, ये बहुत कठोर होता है। ये इतना कठोर है कि हम जब पढ़ते हैं इसको तो किसमें पढ़ते हैं? प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है? आपका हीरा यानी डायमंड। और इसका उपयोग हमने देखा था कि जैसे ड्रिलिंग वगैरह की जाती है चट्टानों की, रॉक्स की, या आपके पत्थरों की कटिंग की जाती है, स्टोन कटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पत्थर कितना हार्ड होता है और उसको काटने के लिए अगर किसी चीज का प्रयोग किया जा रहा है तो वो कितना हार्ड होगा। ठीक है, दूसरा एक आपको जनरल यूज इसका पता है कि ज्वेलरी मेकिंग में इसका यूज होता है। ओके, वहीं पर बात आई थी ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट में हम क्या देखते हैं कि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है और वहां पर उसके 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड रहते हैं, एक उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जब वो किसी भी फोर्स के मिलने से या प्रेशर में क्या करेगा या उसको एनर्जी मिलेगी तो वो मूव करेगा। तो जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है या फ्लो करता है तो उसका मतलब क्या है कि वहां पर विद्युत धारा फ्लो होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है? एक सुचालक कहा जाता है विद्युत का, यानी इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। तो वहां पर अगर ऑप्शन में कार्बन है तो आप कार्बन को बता सकते हैं, और अगर कार्बन के फॉर्म्स दिए गए हैं अलग अलग तो वहां पर आप ग्रेफाइट को मेंशन करते हैं कि हाँ, ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है या ये क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तीसरा हमने अपर रूप देखा था बकमिस्टर फुलरिन, जो कि बकमिस्टर फुलरिन के नाम से आया था। उन्होंने एक गुंबद बनाया था और वहां से फुलेरिन की संरचना को लिया गया था, जहां पे कार्बन के 60 एटम यहाँ पर उपस्थित होते हैं, या कार्बन के साथ 60 एटम्स एक साथ जुड़े हुए रहते हैं और उनमें आपका हेक्सागन और पेंटागन जैसे शेप्स होते हैं या स्ट्रक्चर वहां पर देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? ये एक डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, और जैसे मैंने आपको बता दिया है कार्बन के 60 एटम्स एक साथ जुड़े हुए होंगे तो इस प्रकार की फुलेरिन की संरचना होती है। और किसके समान दिखता है? ये एक फुटबॉल होता है ना जैसे, तो फुटबॉल के समान इसकी संरचना देखने को आपकी मिलती है। ये एक फुटबॉल की भांति दिख रहा है। तो फुटबॉल की जो सरफेस हो गई उसमें मान लो कि उसमें सारे कार्बन एटम्स ये लगे हुए हैं और वो इस तरह का एक क्या बना रहे? स्फेयर बना रहे हैं। तो होपफुली इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा, घर में जाके रिवाइज किया होगा। इसके बाद हमने कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति की बात की थी, जिसमें हमने कैटिनेशन को समझा और आपके टेट्रावेलेंट नेचर को समझा। कार्बन के कैटिनेशन आपका क्या कहता है कि कार्बन अपने ही परमाणु के साथ या किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़ने की अद्वितीय क्षमता रखता है, और ये क्षमता सिर्फ कार्बन में पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? श्रृंखलन। इसी के कारण कार्बन क्या करता है? जुड़ करके श्रृंखला या लॉन्ग चेन बनाने का उसमें एक गुण पाया जाता है। ओके, और हमने दूसरा क्या देखा? टेट्रावेलेंट नेचर देखा उसका। टेट्रावेलेंट नेचर क्या कहता है कि 4 इसकी संयोजकता होती है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? वो हो सकता है कि कार्बन परमाणु के ही हो या फिर कार्बन के अलावा किसी अन्य परमाणु के हो।
ठीक है। तो ये अपनी चारों संयोजकताओं को पूर्ण करने के लिए 4 अलग अलग परमाणुओं से जुड़ सकता है या फिर किन्हीं ऐसे परमाणुओं से जुड़ सकता है जिनके साथ ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो, ठीक है। और वो बॉन्ड कैसे होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वहां पर हो रही होगी, ये हमने देखा था। और हमारा आया था एक अच्छा सा टॉपिक हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन को हम यहाँ पर अब समझेंगे। ओके, तो हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें क्या है? हाइड्रोजन है और क्या है? और है आपके पास कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन आपके पास है। हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए आपके जो भी कंपाउंड्स हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेनली ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के एटम होंगे और हाइड्रोजन के एटम होंगे। सी और एच के अलावा आपको वहां पर कुछ नहीं दिखेगा। और सी और एच किस प्रकार से होंगे? उनकी अलग अलग मतलब संख्या होगी, एटम्स की अलग अलग संख्या होगी जो कि एक दूसरे की संयोजकता को पूर्ण करते हैं। समझ रहे हैं? एक दूसरे की संयोजकता। चलिए समझिए, जैसे हमारे पास है सी और एच। हमने कहा सी एच है हमारे पास, यानी एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है। एक कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है, यानी इसके 4 एटम होंगे जो जुड़ने जाएंगे। तो मैं उन एटम्स को क्रॉस से दिखा देती हूँ। एटम्स इलेक्ट्रॉन मतलब, ठीक है। संयोजकता का मतलब क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी, तो ये 4 मैंने क्रॉस से आपको इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। हाइड्रोजन यहाँ पर आपके पास क्या है? एक ही है। उस हाइड्रोजन को हम इधर दिखा देते हैं कि ये वो हाइड्रोजन है, उसका हम ये डॉट से इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। ओके, तो आप क्या कह रहे हैं कि कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से मिल रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो मिल रहा है। कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उस केस में हम 3 और हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो एक हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी था, 3 हाइड्रोजन और ले लेते हैं। 1 2 3। तो यानी सी के साथ एक कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो किस प्रकार जुड़ेगा? CH4 के रूप में, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। और मीथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। ओके, तो यहाँ पर फिर इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, एक ही होते हैं इनके पास। इस वाले हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? ये बॉन्डिंग करते हैं। कौन सी बॉन्डिंग? आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग, इस तरह। ओके, शेयर कर रहे हैं ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से CH4 मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, उसका मॉलिक्यूल बनता है जहां पर कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ रहा होता है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। ओके, तो ये मीथेन हो गया। इसी प्रकार दूसरा क्या बताया गया है? इथेन बताया गया है। तो इथेन में आपके कितने? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन इस तरह से बन गए, ठीक है। इनके बीच में इथेन लिखा हुआ है, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड आ गया। उसके बाद H कितने हैं? 6, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन यहाँ आ गए। अब कितने बचे? 3 और बचे, तो उनको हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन 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 इस प्रकार। तो ये किसका हो गया? ये इथीन का मॉलिक्यूल हो गया, इथेन, C2H6। दूसरा क्या है आपका? इथीन है। तो इन जो आता है ना, वो आता है डबल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड को प्रोनाउंस करते हैं आपके इन से, यहाँ पर लिख देते हैं। डबल बॉन्ड जब भी आएगा उसको इन से प्रोनाउंस करेंगे या बताएंगे आप। और ट्रिपल बॉन्ड जब आता है तो उसके आगे आइन लगा होता है। ओके, तो यहाँ पे इथीन लिखा हुआ है, तो C2H4, दैट मीन्स कि जो दो कार्बन है इथीन के, 2 ही कार्बन है यहाँ पे, इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, C और C के बीच में डबल बॉन्ड। ओके, उसके बाद कितने हाइड्रोजन है आपके? 4 हाइड्रोजन है, तो लगा लीजिए कार्बन की वैलेंसी 4। तो ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 हो रही है, 2 ये इस कार्बन से बना रहा है बॉन्ड और 2 ये इधर हाइड्रोजन से बना रहा है। सेम इस कार्बन के लिए 2 ये यहाँ से ले रहा है और 2 हाइड्रोजन से बना रहा है, तो C2H4। ये किसका हो गया? इथीन का हो गया। अब किसकी बात हो रही है? अब बात हो रही है इथाइन की। इथाइन का मॉलिक्यूल क्या कहेगा? इथाइन का मॉलिक्यूल कहता है, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यानी जो 2 कार्बन हैं उनके बीच में त्रिबंध बन रहा होगा, सहसंयोजी आबंध। 3 बॉन्ड लगा दिए हमने। अब क्या है बचा हुआ? 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन।
तो इस प्रकार ये कार्बन की वैलेंसी 4, तो 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 ये इस कार्बन के साथ बना रहा है, 1 हाइड्रोजन के साथ। सेम इस कार्बन के लिए 3 ये इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, 1 हाइड्रोजन के साथ। तो सबकी वैलेंसी पूरी, हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसकी शेयरिंग वो यहाँ पर कर रहा है। ओके, तो इस तरह से आपके हाइड्रोकार्बन फॉर्म होते हैं। यहाँ पर हमने एल्केन के केस भी देख लिए। एल्केन किसके लिए आते हैं? जो आपके मीथेन, इथेन आते हैं, ठीक है। एल्कीन के केस भी देख लिए, जो आपके किसके लिए आते हैं? डबल बॉन्ड वालों के लिए आते हैं। एल्काइन जो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आते हैं, उनको अभी आप समझेंगे। ये बेसिक था आपके हाइड्रोकार्बन्स का। तो हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से जुड़ करके या मिल करके बनने वाले यौगिकों को आपका हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं, जल्दी से इनको नोट करेंगे, फिर हम इसमें आगे इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन आपको बताया गया है। हाइड्रोकार्बन जो आपके होते हैं वो मेनली दो तरह से क्लासिफाई होते हैं। एक एलिफैटी या एसाइक्लिक आपके होते हैं, दूसरे एलिसाइक्लिक होते हैं या साइक्लिक भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो साइक्लिक से क्या समझते हैं आप? चक्रीय, यानी चक्र के रूप में, रिंग के रूप में आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए इनको, चक्रीय आते हैं, ठीक है। और ये होता है एलिफैटिक, एसाइक्लिक, या आप इनको क्या कहते हैं? ओपन चेन, या इनको क्या कहा जाता है आपका? एलिफैटिक को अचक्रीय, अचक्रीय या श्रृंखला भी बोल सकते हैं। श्रृंखला के रूप में, चेन के रूप में पाए जाते हैं। तो आपके हाइड्रोकार्बन दो तरह से क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहले एक जो चक्रीय श्रृंखला बनाते हैं और दूसरे आपके जो अचक्रीय श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है। चक्रीय श्रृंखला यानी आपको साइकिल के रूप में स्ट्रक्चर मिलेंगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, या फिर बेंजीन हो गई जैसे आपकी। तो ये सारे किस में आते हैं? आपके एलिसाइक्लिक या चक्रीय में आते हैं। ओपन चेन में आपके क्या आते हैं? जिस तरह से आपने अभी क्या देखा था, ये आपके ओपन चेन वाले हैं, ठीक है, खुली श्रृंखला वाले। इनमें किसी भी प्रकार की रिंग आपको दिखाई नहीं देगी। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। दो तरह से हमने हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया, वर्गीकृत किया। एक आपका आ गए अचक्रीय, एलिफैटिक, एसाइक्लिक या ओपन चेन जिनको कहा जाता है। दूसरा आपके क्या आ गए? एलिसाइक्लिक या साइक्लिक, चक्रीय जिनको कहा जा रहा है। ये देखो, ये क्लोज है ना, बंद स्ट्रक्चर भी इनको कहा जाता है। ये बंद है, देखिए, ठीक है, सारे बंद है। ये खुले वाले जिनको आप जैसे इस तरह से लिखते हैं, CH3 CH3, या आप क्या बोल दिया आपने, जैसे इथीन हो गया, इथाइन हो गया जो आपने अभी। तो ये सारे किसमें आते हैं? आपके ओपन चेन में आते हैं, ठीक है। फिर हम इन ओपन चेन को या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को दो तरह से आपके क्लासिफाई करते हैं। और क्या है ये? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स। ओके, तो इनको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक आते हैं आपके सैचुरेटेड यानी संतृप्त, और दूसरे आते हैं आपके अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त आपने क्लास 10th में भी देखा होगा, जब आप हाइड्रोकार्बन को थोड़ा सा वहां पर पढ़ते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपके क्या कहते हैं? जितने भी आपको सिंगल बॉन्डेड यानी एकल सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े हुए ओपन चेन और हाइड्रोकार्बन, क्या पढ़ रहे हैं हम? हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन में पहला वर्ग पढ़ रहे हैं कौन सा? एलिफैटिक या एसाइक्लिक का, ठीक है। और एसाइक्लिक के अंदर सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या है? संतृप्त क्या है तो हाइड्रोकार्बन ही, और कैसे है? एलिफैटिक। एलिफैटिक का टाइप पढ़ रहे हो। तो सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपके
ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं या ऐसे ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें एकल सहसंयोजी आबंध यानी आपके सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। ओके और डीप में पढ़ेंगे अभी। दूसरा आपका क्या है, असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एलिफेटिक यानी ओपन चेन का प्रकार है और किसका, हाइड्रोकार्बन का। तो ये भी हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनमें आपके डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स मिलते हैं, यानी ईन और आइन वाले, एल्कीन और एल्काइन वाले। ओके तो ये आपका किसका प्रकार हो गया, इतना एलिफेटिक यानी ओपन चेन का प्रकार हो गया। दूसरा आपका क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है ये एलिसाइक्लिक या साइक्लिक, चक्रीय, चक्र के रूप में या बंद स्ट्रक्चर जहां पर आपको मिलते हैं। इनको पहले दो तरह से क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइकिल्स। एक आपके आते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे आपके आते हैं हेट्रोसाइक्लिक, यानी ये हो गए समचक्रीय और ये होते हैं विषम चक्रीय। समचक्रीय क्या होते हैं कि वहां पर आपके कार्बन की जो संख्या होगी वो सम नंबर में आपको मिलती है। सम विषम आप संख्याएं समझते हैं, तो सम संख्या के रूप में आपको अगर साइकिल में कार्बन एटम्स मिल रहे हैं तो उनको क्या कहा जाता है, होमोसाइक्लिक। और हेटेरोसाइक्लिक में आपके विषम संख्याओं के रूप में कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे। तो ये होमोसाइक्लिक तीन तरह से डिवाइड होते हैं। एक आते हैं आपके एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। इसमें आप मेनली पढ़ते हैं एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ठीक है। या इनको क्या कहा जाता है, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड, यानी एक आते हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है और एक ऐसे आते हैं कि जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है। ओके दूसरा टाइप क्या था, हेटेरोसाइक्लिक का, यानी विषम चक्रीय जिनको कहा जा रहा है। विषम चक्रीय में आपके इस तरह के कंपाउंड आते हैं कि जिनमें आपके हेटेरोसाइक्लिक जैसे फ्यूरॉन, थायोन, जिनमें कि कार्बन के परमाणु विषम संख्या में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या पढ़ा हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा। हाइड्रोकार्बन यानी जैसे उसका नाम में है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा उसमें, ठीक है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके बनने वाले आपके कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इनका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, किसी चीज को अगर पढ़ना है तो फिर हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे पूरी साइंस पढ़नी है तो उसको चैप्टर में डिवाइड कर लो। अभी आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो उसको भी चैप्टर में डिवाइड कर लो। जो एक जैसी चीजें हैं उनको एक चैप्टर में पढ़ लो। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोकार्बन को दो तरह से डिवाइड कर लिया। आपने कहा कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जो बंद होते हैं, उनको हम यहाँ साइक्लिक में पढ़ लेते हैं, और कुछ जो श्रृंखला वाले ओपन चेन वाले कंपाउंड यानी यौगिक होंगे उनको एलिसाइक्लिक में या एलिफेटिक ओपन चेन में पढ़ लेंगे। फिर हमने इसको क्लासिफाई किया कि ओपन चेन में कुछ ऐसे होंगे जो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, जिनमें एक एक बंद बन रहे होंगे, तो उनको सैचुरेटेड में पढ़िए। जो आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड में आएंगे उनको अनसैचुरेटेड में पढ़िए। इस प्रकार फिर आपने कहा कि आपका चक्रीय में दो तरह से आएंगे, एक जिनमें सम संख्या में कार्बन परमाणु है उनको होमोसाइक्लिक में पढ़िए, जिनमें विषम संख्या में है उनको आप हेटेरोसाइक्लिक में पढ़िए। ओके और फिर आपने कहा होमोसाइक्लिक में कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, उनको एरोमेटिक में पढ़िए, कुछ में नहीं होती उनको नॉन एरोमेटिक या नॉन बेंजोनाइड में पढ़िए, और कुछ एंटी एरोमेटिसिटी दिखाते हैं तो उनको एंटी एरोमेटिक में पढ़िए। ओके तो इतना आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अभी हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले आप क्या आते हैं, एलिफेटिक ओपन चेन में क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त कार्बन यौगिक। तो संतृप्त कार्बन यौगिक क्या कहा था मैंने कि सिंगल बॉन्ड वाले यानी एकल बंध वाले जो भी हों, सिंगल बॉन्ड आपको जिनमें भी मिलेगा उनको एकल बंध या आपके एक संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक ही पढ़ रहे हैं हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत, ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+2, यानी कि N क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। जितनी यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है एल्केन में, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या उस N को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 जोड़ दीजिए। यानी सिंपल है, अगर CnH2n+2 हमारे पास एल्केन के लिए, सिर्फ किसके लिए, एल्केन यानी कि आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा CnH2n+2,
ये हमें क्या बता रहा है, अगर हमने n की वैल्यू 1 रख दी, यानी कि जब आपके पास एक कार्बन एटम है तो C1 हो गया, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, C लिख दिया हमने। n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 1, तो H कितने हो जाएंगे इस कार्बन के लिए, n की वैल्यू 1 लगा दीजिए, 2n प्लस 2, यानी 2 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना हो गया आपका 4, तो यानी CH4 होगा आपका, ठीक है, जब एक कार्बन होता है। अब 2 कर लीजिए कार्बन C2, तो उसके लिए H कितने आएंगे, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, फिर यहाँ पर भी 2 हो जाएगी, 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, तो C2H6 ईथेन। तो इस फॉर्मूले से आप क्या पता कर सकते हो, जितने आपके पास कार्बन एटम हैं उनके रिस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन जुड़ने आएंगे, किसके केस में, एल्केन के केस में। दैट मीन्स कि वहां सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। इस ईथेन को देखिए, इसमें सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के बीच में भी आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एकल बंध है। ओके, तो पहला प्रकार आपको समझ में आ गया होगा, किसका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत किसका, एल्केन का। ओके, चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है आपका एल्कीन्स। एल्कीन बताते हैं आपका द्विआबंध, या जिन्हें आप क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड। यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कैसे, इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है CnH2n। अब यहाँ पे +2 हटा दिया हमने, एल्केन में क्या आ रहा था, 2n+2 आ रहा था, ठीक है, तो वो 2 हट गया है। यहाँ पर क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ओके, तो ले लीजिए ईथीन का फॉर्मूला ले लीजिए। ईथीन कहता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ओके, और 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन है तो C2 हो जाएगा, H कितना होगा 2n, 2 इंटू 2, क्योंकि n कितना लिया है हमने, 2 लिया है ना। यहाँ पे जो Cn का मतलब क्या है, C के जितने एटम्स होंगे वो n की वैल्यू होगी। n मतलब है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दैट केस। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2n, इसका मतलब है C2H, 2 इंटू 2 4, तो यानी 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे होंगे एक कार्बन से, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 4, तो C2H4 किसका हो गया, आपका ईथीन का हो गया। और जब भी आपका डबल बॉन्ड आता है किसी भी, किसके लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए, या फिर कोई भी आप जब कार्बनिक यौगिक देखते हैं तो डबल बॉन्ड को ईन से, ENE से इससे प्रोनाउंस करते हैं। हिंदी में आप बड़ी ई और न लिखते हैं, ईन, ठीक है। तो ईथीन, मीथीन, इथ, मिथ तो आपको पता है, मिथ आता है आपका जब एक कार्बन होता है, इथ आता है जब यहाँ 2 कार्बन होगा, 3 आएंगे जब प्रॉप, 4 कार्बन आएंगे तो ब्यूट हो जाता है, 5 आएंगे तो पेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर 5 कार्बन में आपका एक डबल बॉन्ड आता है यहाँ पर तो पेंटीन हो जाता, फिर हेक्स आता है, हेप्ट, ऑक, इस तरह से आते हैं, ठीक है। तो वो तो आपको सारे पता ही होंगे। एल्कीन के बाद आपका क्या आता है, एल्काइन। ओके, एल्काइन क्या कहता है कि ये जो आपका एल्कीन है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त कार्बन का प्रकार है। असंतृप्त का, असंतृप्त में 2 आते हैं, एक डबल बॉन्ड आएगा, दूसरा ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यानी एक आपका एल्कीन आएगा और दूसरा आएगा एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला आपका होता है CnH2n-2। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं त्रिआबंध, यानी आपके कार्बन के परमाणु 3 बंधों के द्वारा जुड़े हुए होंगे। चलिए सिंपल इथाइन का मॉलिक्यूल ले लीजिए। इथाइन क्या कह रहा है, इथाइन कह रहा है मेरे पास है 2 कार्बन, इन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कराइए, और कितने की बॉन्डिंग होगी पहले ही बता दिया है, 3 बॉन्ड बनेंगे, तो तीनों बॉन्ड इसी के बीच आ जाएंगे, इन दोनों के बीच। अब वैलेंसी किसकी रह गई, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड तो उसने कार्बन से बना लिए, ठीक है। अब कितना, 1 बॉन्ड रह गया, वो किससे बनाएगा, वो हाइड्रोजन से, ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो C2H2, ओके। और अगर हम इस फॉर्मूले के थ्रू जाते हैं जो आपको बताता है CnH2n-2, ये फॉर्मूला है एल्काइन के लिए, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स के लिए। तो ये क्या कहता है,
C आपका 2 हो गया, H2n-2 होगा, तो यानी H 2 × 2 - 2, तो 2 × 2 4, 4 - 2 2, तो C2H। चलिए, तो ये आपका इथाइन का मॉलिक्यूल हो गया। तो इतना होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका सैचुरेटेड, आपके अनसैचुरेटेड दोनों दिखाए गए हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो सैचुरेटेड में एल्कीन आते हैं और अनसैचुरेटेड में आपके दो आते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। ओके, वहीं तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। ये बेसिक था इसका। इसके बाद आपको जो होमवर्क में करना है वो कौन सा पार्ट करना है, ये वाला पार्ट। यहाँ आप सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे होमवर्क में, ठीक है। फिर हम अपने आने वाले सेशन में आइसोमर्स को पढ़ेंगे और अच्छे से। तो होपफुली ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।